नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मार्केट हो चुके हैं ओवर और आपने सुन ली है कमोडिटीज की भी कमेंट्री, लेकिन अब वक्त है दीन दुनिया की यानी कि बाकी की दुनिया की अन्य खबरों से रूबरू होने का। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस और फिर विस्तार से करेंगे खबरों पर बात। बिहार में नीतीश सरकार ने साबित किया बहुमत, पक्ष में पड़े 129 वोट, विपक्ष का वॉकआउट। तेजस्वी ने पलटने पर कसा तंज तो नीतीश ने जंगल राज की दिलाई याद। महाराष्ट्र में भी हुआ बड़ा खेला, कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने दिया इस्तीफा, फडणवीस बोले आगे आगे देखिए होता है क्या। एमएसपी की गारंटी के लिए किसानों का कल दिल्ली कूच की तैयारी, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक संभालने के लिए बॉर्डर पर प्रशासन ने किए बड़े बंदोबस्त, दिल्ली में धारा 144 लागू। भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कतर की जेल से रिहा किए गए 8 पूर्व नौसैनिक 7 लौटे भारत, अगस्त 2022 से थे कतर की जेल में बंद। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में बिकवाली मिड और स्मॉल कैप की पिटाई, पीएसई पीएसयू बैंकों से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट का दिन, आईटी और फार्मा शेयरों में आज खरीदारी का मूड। और सेफ होगी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सिम क्लोनिंग और कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम रोकने के लिए डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जल्द, बैंक से सीधे मोबाइल हैंडसेट पर कस्टमर को मिलेगा डिजिटल कोड। तो इन सभी खबरों के बीच शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। जेडीयू की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पक्ष में आज 129 वोट पड़े। वोटिंग से पहले विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 112 वोट डाले गए। आरजेडी के 3 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद स्पीकर को उनके पद से हटा दिया गया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के पुराने बयानों पर चुटकी ली। उन्होंने नीतीश से कहा कि आपका भतीजा बिहार में बीजेपी से लड़ता रहेगा। कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाएं। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। नीतीश कुमार ने भी आरजेडी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 2005 से लेकर अब तक उनकी सरकार में बिहार में विकास हुआ है, जबकि आरजेडी ने बिहार को जंगल राज दिया। हमने काम करना शुरू किया 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। इधर महाराष्ट्र से भी बड़ी राजनीतिक खबरें आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उनके अलावा कुछ और कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी गर्म हैं। हाल ही में कांग्रेस के पुराने नेता बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट ज्वाइन कर लिया। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। अब अशोक चव्हाण के पार्टी छोड़ने से बड़ी संख्या में आम कार्यकर्ताओं के पाले बदलने की आशंका भी जताई जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि कांग्रेस के कई सीनियर नेता उनके संपर्क में हैं।
फडणवीस ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि अशोक चौहान ने कहा है कि वो 2 दिन बाद बताएंगे कि वो कहां जाएंगे या कहां रहेंगे। मैंने आज कांग्रेस पार्टी के असेंबली के मेंबरशिप से मेरी लेजिस्लेचर, मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। वो सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। उसके बाद में मैंने आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। इसलिए मैंने आज पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से मेरा जो भी इन्वॉल्वमेंट था वो, मैंने अभी तक कोई भी पार्टी में शामिल होने का फैसला नहीं लिया है। मेरे सामने अभी 2 दिन बाकी है। 2 दिन के बाद मैं मेरी जो राजनीतिक भूमिका है वो स्पष्ट करूंगा। जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए। इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। अब कौन कौन हमारे संपर्क में है इसका खुलासा धीरे धीरे आपको होगा। तो मेरा आपको इतना ही कहना है, आगे आगे देखिए होता है क्या। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बारे में और डिटेल से बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी विनया हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विनया, महाराष्ट्र की राजनीति जैसा हम अक्सर बात करते हैं एक तरफ और पूरे देश की एक तरफ, यहाँ क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, कभी पता नहीं चलता। और अभी एक और चीज आई कि अशोक चौहान भी पार्टी छोड़ रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो बीजेपी में जाएंगे। कांग्रेस में जो आंतर विरोध है उसके चलते भी अशोक चौहान नाराज नजर आ रहे थे और इन सब चीज़ों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल स्पेक्यूलेशंस जो पॉलिटिकल सर्कल्स में महाराष्ट्र के हैं उनसे ये सुनने में आया है कि 15 तारीख तक शायद और ऐसे झटके कांग्रेस को लगें जिसकी वजह से हम देख पाएं कि ना सिर्फ मराठवाड़ा में बल्कि विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र में भी कुछ बड़े कांग्रेस के नाम जो शायद कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस में इसमें बदलाव होगा, लोकसभा की टिकटें इसमें किसको मिलेंगी इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। अभी ये माना जा रहा है कि अशोक चौहान को ना सिर्फ राज्यसभा की एक सीट दी जाएगी या वो लोकसभा की टिकट जीतेंगे, बल्कि उनकी एक बेटी के भी पॉलिटिकल करियर के सवाल के बारे में चर्चाएं अभी हो रही हैं। एमवीए की बैठकें कल तक लगातार चल रही थी और एमवीए के बाकी दलों का ये मानना है कि वो इस चीज़ से काफ़ी शॉक्ड हैं कि इस तरीके से अशोक चौहान जो कि कल तक चर्चाओं का एक भाग थे, आज अचानक कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। इससे महाराष्ट्र के राजनीतिक सर्कल्स में काफी गर्माहट आई हुई है। पॉलिटिकल इक्वेशंस जल्दी बदलने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया विनया। तो राजनीतिक हलकों में गर्माहट वो कह रही हैं आई है। मुंबई में इन दिनों थोड़ी सी सर्दी है लेकिन राजनीति काफ़ी गर्म है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी मुसीबत में है और इंडिया गठबंधन में हो क्या रहा है, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर इंडिया गठबंधन ये हो क्या रहा है। बात करेंगे किसानों की जो फिर से दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 200 से ज़्यादा किसान यूनियनों ने एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली का रुख किया है। किसानों ने इसे चलो दिल्ली मार्च का नाम दिया है। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में किसानों के साथ बैठक होने वाली है। खबर पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। राइट, तो असीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम, क्या इस समय मूड माहौल है? 200 से ज्यादा किसान यूनियन है, पीयूष गोयल के पास जिम्मा है उन्हें समझाने बुझाने का, लेकिन क्या लगता है किसान मानेंगे या दिल्ली में एक बार फिर हम किसान आंदोलन देखेंगे?
देखिए, साल 2020 में हमको जो किसान है उनका आंदोलन देखने को मिला था। कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन था और पूरे 1 साल चला था। उसके बाद सरकार ने कहा कि हम उनकी मांगों के ऊपर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक वो विचार नहीं हुआ। तो लिहाजा किसान दोबारा से आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। 13 मार्च को उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया है। कई सारी मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी हैं। उनका ये कहना है कि उनको सबसे पहले तो MSP की गारंटी दी जाए, उनका कर्ज माफ किया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को सही तरीके से लागू किया जाए। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि उनके ऊपर जो पुराने केस थे उनको वापस लिया जाए। तो 200 से ज़्यादा जो किसान यूनियन है उन्होंने इस बंद की कॉल दी है। हालांकि जो केंद्र सरकार है वो भी इसको लेकर के काफ़ी एक्टिव हो गई है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री जो है, जिसमें पीयूष गोयल की अध्यक्षता में कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने गुरुवार को एक बैठक किसानों के साथ की थी और आज दोबारा देर शाम को एक बैठक और होने वाली है। किसानों को समझाने की कोशिश की जाएगी, एक हल निकालने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से कोई हल निकल करके आए। अगर इस बैठक में कोई हल नहीं निकलता तो उसके बाद किसान दिल्ली के रुख कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने इस बार पहले से ही सारे जो इंतजाम है वो काफ़ी पुख्ता किए हैं। जो काफ़ी जगहों पर रोड पर बैरिकेड्स भी लगाए हैं। तो उम्मीद हमें यही है कि जो शाम को बैठक होने वाली है उसके अंदर किसानों के साथ एक सहमति बन जाए और किसान दिल्ली मार्च को अपना छोड़ दें। जी, तो इस बैठक पर नजर रहेगी, क्या इसमें सहमति बनती है। शाम को होने वाली बैठक, उसका अपडेट आपको देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए असीम आपका बहुत शुक्रिया। इधर दिल्ली बॉर्डर और दिल्ली में किसानों के आंदोलन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील हैं और धारा 144 लागू हो चुकी है। आलोक प्रियदर्शी ने की एक ग्राउंड रिपोर्ट है, उन्होंने गए मौके पर और जायजा लिया, आपको भी दिखाते हैं। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए दिल्ली से लगने वाले सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। उसमें शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर शामिल हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं पीछे बैरिकेड को पुख्ता करने का काम चल रहा है। इसमें कंक्रीट भरकर एक तरह से दीवार बनाई जा रही है ताकि यहां से कोई पार न जा सके। किसानों के लगभग 200 यूनियंस ने दिल्ली में ट्रैक्टर, जीप और अलग अलग वाहनों से 13 फरवरी को यहां आने का आंदोलन ऐलान किया है, जिसे लेकर सरकार बेहद सतर्क हो गई है और दिल्ली को लगभग एक किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि जो किसानों के 200 यूनियंस ने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी देने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया है और इसी मुद्दे पर लेकर 2020 और 2021 में भी बड़े प्रदर्शन दिल्ली में हो चुके हैं और गाजीपुर बॉर्डर किसानों का एक तरह से कहें धरना प्रदर्शन स्थल बन गया था। काफी लंबे समय तक यहां पर धरना प्रदर्शन चलता रहा था। ऐसी स्थिति फिर से दोबारा न हो, इसे देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। कटीले तार लगाए गए हैं। यहाँ पर और भी सड़कों को और पुख्ता किया जा रहा है। दूसरी तरफ से अगर देखें तो शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की तरफ से ड्रोन की भी तैनाती की गई है। टिकरी बॉर्डर पर भी ड्रोन की तैनाती की गई है और हरियाणा से आने वाले रास्तों पर गड्ढे भी खोद दिए गए हैं ताकि किसानों का जो जत्था है ट्रैक्टर के साथ वो दिल्ली में प्रवेश न कर सके। कुल मिलाकर सरकार की तरफ से नेगोशिएशन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली में आने का जो ऐलान किया है, दिल्ली मार्च का ऐलान किया है, उसे देखते हुए दिल्ली में एक धारा 144 भी लगा दी गई है। ट्रैफिक भी डाइवर्जन कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले जब भी किसान प्रदर्शन हुए हैं तो दिल्ली की स्थिति एक तरह से कहें चरमरा गई है, दिल्ली की एक तरह से कहें नब्ज रुक गई है। ऐसी स्थिति फिर से दोबारा न हो, इसलिए सरकार पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर रही है और इसी के तहत जितने भी बॉर्डर हैं उसको बिल्कुल किले में तब्दील किया जा रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तो दिल्ली एक बार बड़ा किसान आंदोलन देख चुकी है और अब उसी लिहाज से दिल्ली को तैयार किया गया है कि पिछली बार जैसी स्थिति ना बने। हालांकि असीम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि शायद आज शाम को कोई हल निकल आए बातचीत से, लेकिन अगर नहीं निकली तो जिन तस्वीरों को दिखा रहे थे और जो आशंका अभी जता रहे थे आलोक, वो तस्वीरें भी देखने को मिल सकती हैं। चलिए, तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें फिलहाल सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जिंद बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर चाक चौबंद प्रबंध तो किए गए हैं, लेकिन क्या ये किसानों को, उनके ट्रैक्टरों को रोक पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन था और PSU कंपनियों में तगड़ी गिरावट से बाजार में भी बिकवाली आ गई। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स आज 523 पॉइंट गिरा और 71,000 पर जाकर
बंद हुआ तो निफ्टी 166 पॉइंट गिरा और 21,616 पर बंद हुआ। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं। तो हम सेंसेक्स की बात कर रहे थे, 71,072 पे बंद हुआ। राइट, तो सुमित, आज तो ये बिकवाली का दिन हो गया, झटका पड़ा पहले ही दिन। कहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट आया? देखिए, आज फ्रंटलाइन इंडेक्स में तो शायद बहुत डैमेज ना हो, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सीवियर डैमेज था और पीएसयू आज मेजरली क्राइसिस की वजह बने। सबसे पहले निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों में फार्मा पूरी तरह से, अपोलो हॉस्पिटल 3% ऊपर, डॉक्टर रेड्डी 2.5% ऊपर, डीवीज 2.5% ऊपर और विप्रो 2.5% ऊपर। तो आईटी एंड फार्मा कंट्रीब्यूशन। गिरने वाले शेयरों में कोल इंडिया 5% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प 4.5% नीचे, बीपीसीएल 4% नीचे, ओएनजीसी 3.5% नीचे। तो 4 में से 3 नाम पीएसयूज हुए। जुबलेंट एंड ग्रेविया 12% चला मिड कैप में से, गॉडफ्रे फिलिप्स 9.5% ऊपर, ग्लोबल हेल्थ 6% ऊपर और जेबीएम ऑटो 3.5-4% तेजी आ रही। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में भी पीएसयूज, एसजेवीएन 20% नीचे, एनएलसी 15% नीचे, आईटीआई 14% नीचे और एनएमडीसी करीब 12.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा पीएसयू बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12% नीचे, आईओबी 10% नीचे, पंजाब एंड सिंध बैंक 10% नीचे और यूको बैंक करीब 10% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स जो कि आज मेजर कल्प्रिट रहे मार्केट के इस फॉल में। चलिए, तो ये था आज के बाजारों का हाल। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। इधर लग्जरी होटल चलाने वाली कंपनी एपीजे सुंदर पार्क होटल्स के आईपीओ की आज एक अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। शेयर बीएसई पर 21% प्रीमियम के साथ 187 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। कंपनी का इशू प्राइस 155 रुपये था। बता दें कि एपीजे सुंदर पार्क होटल्स के आईपीओ में 5 से 7 फरवरी तक ये खोला गया था और आईपीओ करीब 60 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। राइट, तो एक और लिस्टिंग जो कि एक अच्छी लिस्टिंग कही जा सकती है, प्रीमियम पर 21% की लिस्टिंग और यहां पर भी निवेशकों को कमाने का मौका मिला। इधर बाजार के फोकस में अगले 2 दिन एमएससीआई रहने वाला है। दरअसल कल एमएससीआई बदलावों का ऐलान होगा जिसमें कुछ इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। क्या है, डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं यतिन मोता। तो यतिन, क्या है जो एक नई चीज़, एक नया इतिहास बनेगा? तो जानने लायक बात यह है कि इस टाइम जो एमएससीआई रीबैलेंसिंग होने वाली है, इसमें सारे के सारे इंक्लूजन्स जो नुआमा रिसर्च को लगते हैं वो सारे के सारे पीएसयूज होंगे। और पीएसयूज में हमने जो रैली देखी है उसके कारण एमएससीआई शायद ये जो फरवरी का रिव्यू है इसके अंदर सारे के सारे जो ग्लोबल इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो पीएसयूज ही चुने, ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती हुई नजर पड़ रही है। एनएमडीसी, पीएनबी, बीएचईएल और यूनियन बैंक जैसे शेयर्स आप एमएससीआई के ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूड होते हुए देख सकते हैं। आज शाम में देर शाम में ये पूरी की पूरी एमएससीआई की लिस्ट अवेलेबल होगी। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो एनएचपीसी भी एक लाइकली कैंडिडेट है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का भाग हो सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो नए आईपीओ से और जो नए पीएसयूज हैं, यहाँ भी आपको इंक्लूजन होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी इरेडा जो फाइनेंसिंग कंपनी है, इसका इंक्लूजन हो सकता है। सेलो वर्ल्ड, होनासा, जयप्रकाश एसोसिएट्स, आरआर काबिल और सिग्नेचर ग्लोबल जैसे काउंटर्स में आपको दिखाई पड़ सकता है स्मॉल कैप इंडेक्स में इंक्लूजन। हालांकि प्रेस्टीज एस्टेट, जीएमआर एयरपोर्ट्स और आरवीएनएल जैसे काउंटर्स एमएससीआई के ग्लोबल इंडेक्स से जो स्मॉल कैप इंडेक्स है इससे बाहर हो सकते हैं। लेकिन क्लियरली फोकस पॉइंट रहेगा पीएसयूज, जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनी हुई है इंक्लूजन की एमएससीआई इंडिसेस में। जी, बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। चलिए, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे उन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की जिन्हें पहले तो कतर में फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन अब वो वतन वापस लौट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद पड़ेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। कॉलेज जाने वाले बच्चों को कोई बैंक क्रेडिट कार्ड्स नहीं देता है, लेकिन अब वो एक ऐसा कार्ड ले सकते हैं जो है तो प्रीपेड, लेकिन उन्हें इस कार्ड पर ढेर सारे रिवॉर्ड्स कमाने का मौका मिलेगा। ये कार्ड लॉन्च किया है एडुटेक स्टार्टअप लियो1 ने। इसे एनएसडीएल पेमेंट बैंक और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। इस मौके पर लियो1 के ब्रांड एम्बेसडर और इन्वेस्टर टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा भी मौजूद रहे। इस कार्ड के जरिए कॉलेज की फीस, हॉस्टल के खर्च, कैंटीन आदि के पेमेंट किए जा सकेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा फीचर है इस पर मिलने वाले ढेर सारे ऑफर्स और रिवॉर्ड जो स्टूडेंट की एक तरह से कमाई कराएंगे। साथ ही फीस भरने पर तो 50% तक मनी बैक जैसे ऑफर्स भी फिलहाल इस कार्ड पर चल रहे हैं। जैसे टैक्स रिबेट होता है तो हम री इन्वर्स कराना चाहते हैं फीस ना। वो जो गरीब बच्चे भी है वो एजुकेशन की फ़ी के अलावा खाने पीने पे भी उनका खर्चा होता है। जितना फीस भरोगे उतना ही बचत हम आपका खाने पीने में कर देंगे, ये हमारा थीसिस है। तो हम उनको हमारी करेंसी देते हैं लियो1 कॉइन, और वो कॉइन्स जोमेटो, स्विगी इन सब जगह पे चलता है।
रेस्टोरेंट्स में भी, तो वहाँ से वो रिकवर करते फीस जब आप पे करने जाते हो ना, अभी हमारे ऐप के थ्रू आपको सब ऑप्शंस अवेलेबल है। आप डायरेक्टली देना चाहते हो पेमेंट गेटवे के थ्रू आप दे सकते हो, तब 15% वापस मिलता है। आप आपके कार्ड जो हम लोग बोल रहे थे नंबरलेस कार्ड, उससे पे करते हो तो 50% वापस। EMI ऑप्शन इज़ अ थर्ड ऑप्शन, इट्स नॉट अ फोर्सफुल ऑप्शन। आपको अगर EMI लेना है 12 महीना 24 महीना आप वो लेते हो तो इंस्टीट्यूशन को पूरा पैसा अपफ्रंट मिलता है, इसलिए हम उनको 100% कॉइन्स दे देते हैं कि 100% वापस। बस तीनों मेथड्स अवेलेबल है। तो चलिए यहाँ पर वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन जाते जाते आपको बताएं कि आज कंज्यूमर अड्डा में हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन का अल्जाइमर टेस्ट कराने की मांग उठ रही है कि वो 81 साल के हैं और ब्रेन फंक्शन से जुड़ी बीमारी अल्जाइमर को बुढ़ापे के साथ जोड़कर देखा जाता है। आखिर क्या होता है ब्रेन का एज कनेक्शन, इसी पर एक्सपर्ट के साथ एक खास होगी चर्चा। ब्रेन का एज कनेक्शन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, इस तरह की बीमारी जो आजकल यंग लोगों में भी दिखाई देने लगी हैं, क्या है उसका निदान, इलाज, लक्षण और क्यों आखिरकार इन दिनों ऐसा काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ आज 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में।